आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान नसीम। नाज़रीन, आज 10 नवंबर है, दिन है पीर का और साल 2025। प्रोग्राम में हम बात करेंगे 27वीं आईनी तरमीम की। 27वीं आईनी तरमीम जो आज एक्सपेक्टेड है कि सेनेट के ऐवान में ना सिर्फ जो हतमी पैकेज है 27वीं आईनी तरमीम का उसे ले कर दिया जाएगा, बल्कि इस बात का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि आज के दिन ही सेनेट के ऐवान से 27वीं आईनी तरमीम की शिकवार जो मंजूरी है वो मंजूरी भी ले ली जाएगी। अभी जो 27वीं आईनी तरमीम हुकूमत सेनेट के ऐवान में पार्लियामेंट में लाना चाह रही है, उसकी मंजूरी हासिल करना चाह रही है, इस तरमीम से जहां अपोजिशन को एक बड़ा झटका लगा है, वहीं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए भी 27वीं तरमीम में एक बड़ा धचका मौजूद है। सबसे पहले तो मंसूरी शाह साहब का जिक्र कर लेते हैं। अब मंसूरी शाह साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज हैं। ये 27वीं आईनी तरमीम अगर पास हो जाती है तो वो ओहदा जो कि जस्टिस मंसूरी शाह साहब के पास है, जो कि अक्टूबर 2027 तक मंसूरी शाह साहब के पास रहेगा। ये 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट से मंजूर होने के बाद मंसूरी शाह साहब जो हैं उस आईनी ओहदे से महरूम हो जाएंगे। तो ये जो आईनी तरमीम का मुकम्मल जो पैकेज है, हुकूमत के लिए झटका क्या है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए क्या झटका है, जजेस के इस्तीफों का कितना इम्कान है, कौन कौन से जजेस जो हैं अपने ओहदों से मुस्तफ़ी हो सकते हैं, क्यों मुस्तफ़ी हो सकते हैं, ये सारी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहले इस तरमीम से जो अपोजिशन है उसको क्या बड़ा झटका लगा है। अपोजिशन के लिए नाज़रीन झटका यह है कि जब ये 27वें आईनी तरमीम का प्रपोजल सामने आया और इस प्रपोजल को सेनेट के ऐवान में पेश किया गया और सेनेट के ऐवान में ये मुसवदा जो है वो ले होने के बाद फिर पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया गया। अब इस 27वीं आईनी तरमीम पे अपोजिशन ने यह ऐलान किया, महमूद खान अचकजई साहब ने, राजा नासिर अब्बास साहब ने और बाकी पीटीआई का जो अपोजिशन का जो अलायंस है कि हम इस तरमीम के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक चलाएंगे, मुल्कगीर एहतजाज करेंगे। तो वो जो एहतजाज की तहरीक चलाने का ऐलान किया गया, जिसका आगाज गुज़िश्ता रात से हो चुका है, तो झटका यह लगा है कि इतना बड़ा ऐलान करने के बावजूद कि हम मुल्कगीर एहतजाज करेंगे, सिर्फ चंद लोगों के अलावा अपोजिशन के इस ऐलान पे 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज करने के लिए कोई नहीं निकल सका। यानी अपोजिशन की मुल्कगीर जो तहरीक चलाने का जो ऐलान था, वो तहरीक जो है अपने अनाउंसमेंट के साथ पहले मरले में नाकाम साबित हुई है। तो ये तो झटका लगा है अपोजिशन को। हुकूमत ने नाज़रीन जो बड़ा फैसला किया है, बल्कि एक नहीं दो बड़े फैसले किए हैं। एक तो नाज़रीन जैसे मैंने मंसूरी शाह साहब का जिक्र किया कि इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज हैं। याहिया अफरीदी साहब जो हैं 22 नवंबर को वो तुर्की की जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसकी किसी तकरीब में शिरकत के लिए तुर्की का दौरा कर रहे हैं। तो उनकी अदम मौजूदगी में जब चीफ जस्टिस मुल्क में मौजूद ना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो सीनियर प्यूनी जज होगा उसको कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। लेकिन ये 27वीं आईनी तरमीम ये कहती है कि इस तरमीम की मंजूरी के बाद जब चीफ जस्टिस अवेलेबल नहीं होंगे, चीफ जस्टिस किसी गैर मुल्की दौरे पे होंगे, पाकिस्तान में नहीं होंगे, तो जो सीनियर प्यूनी जज है वो चीफ जस्टिस नहीं बनेगा। बल्कि 27वीं आईनी तरमीम यह कहती है, जो हतमी मसवदा पार्लिमानी कमेटी के मुश्तरका इजलास से मीटिंग के बाद जो सामने आया है, यह मसवदा 27वीं आईनी तरमीम का यह कहता है कि चीफ जस्टिस की अदम मौजूदगी में उनके गैर मुल्की दौरे पे किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को कायम मकाम चीफ जस्टिस लगाया जा सकता है। अब एक इम्कान तो यह है कि हो सकता है कि अगर ये 12 नवंबर से पहले या 12 नवंबर के दिन भी यह तरमीम अगर सेनेट से और कौमी असम्बली से मंजूर होने के बाद गजट हो जाती है, नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, तो कायम मकाम चीफ जस्टिस मंसूरी शाह साहब नहीं बन सकेंगे। लेकिन अगर तरमीम की मंजूरी में ताखीर भी हो जाए, 12 नवंबर की बजाय 13 नवंबर को अगर तरमीम मंजूर हो जाती है, तो इस सूरत में मुस्तकबिल में
जब कभी भी याया अफदी साहब गैर मुल्की दौरे पे जाएंगे तो मंसूर अली शाह साहब सीनियर प्यूनी जज होने के नाते कायम मकाम चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे। फिर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, सदर पाकिस्तान की सवाबदीद होगी कि उसने किसको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज को जो है कायम मकाम चीफ जस्टिस लगाना है, यह सदर पाकिस्तान का अख्तियार होगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है, जो नाम सामने आए हैं कि आईनी अदालत के जजेस कौन होंगे, उसमें सरबराह के तौर पे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का नाम सामने आया है। और जो पहले बैच के आईनी अदालत के जजेस बनेंगे उनमें जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस आमिर फारूक और हाई कोर्ट से जो जज लिए जाएंगे, हाई कोर्ट से सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस के आगा साहब और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस रोजी, वो आईनी अदालत के जज लगेंगे। ये जो आज खबर सामने आई है। अब इन जजेस के नाम सामने आने के बाद एक तो मतलब हुकूमत का ये फैसला सामने आया कि अमीनुद्दीन खान साहब तो आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बनने का उनका इम्कान है, लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जिनसे मुतल्लिक सोशल मीडिया पे हमारे साफी भाइयों की तरफ से खूब प्रोपेगेंडा किया गया, बढ़ चढ़ के प्रोपेगेंडा किया गया कि दोनों जो जजेस हैं, जस्टिस मंदोखेल साहब, जमाल मंदोखेल साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, ये आईनी अदालत का सरबराह बनने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। अब उन प्रोपेगेंडा करने वाले यूट्यूबर से या यूट्यूबर से या इन सहाफी सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट से ये पूछा जाए कि आप तो ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि ये दोनों जजेस जो हैं आईनी अदालत का चीफ जस्टिस पहला बनना चाहते हैं, इन दोनों के नाम तो हुकूमत ने कंसीडर ही नहीं किए हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज ही रहेंगे। और आप नाज़रीन को बताते चलें कि जो जो जज भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएगा उसकी 3 साल की जो मुद्दत मुलाजमत है, जो मियाद है, वो बढ़ जाएगी। जैसे मुसर्रत हिलाली साहबा, जिन्हें केपीके से आईनी अदालत के लिए उनका नाम प्रपोज होने का इम्कान है, वो 2026 में रिटायर होने जा रही हैं। उनकी रिटायरमेंट में चंद माह बाकी हैं, लेकिन आईनी अदालत में ट्रांसफर होने के बाद वो 3 साल मजीद जज के तौर पे जिम्मेदारियां सर अंजाम दे सकती हैं। जिन 7 जजेस के नाम सामने आए हैं कि मुमकिना तौर पे ये आईनी अदालत के जज बनेंगे, आईनी अदालत के जज होने का हल्फ उठाएंगे, ये 7 जजेस का बैच नाज़रीन जब मुकम्मल हो जाएगा, अब आईनी अदालत के सवाल ये रहता है कि आईनी अदालत के टोटल जजेस की तादाद क्या होगी। ये तो पहला बैच होगा ना जहां पे 7 जज आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में अपॉइंट करेंगे। तादाद की डिटर्मिनेशन करनी है लॉ ने, लेकिन जब तक ये लॉ बनेगा, लॉ से पहले ये डिटर्मिनेशन सदर पाकिस्तान ने करनी है। तो आईनी अदालत के बनने के 1 माह के बाद, 2 माह के बाद, जब ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट फंक्शनल हो जाएगी, अगर सदर साहब ने कहा कि ये अदालत की जो तादाद है 7 की बजाय 9 होनी चाहिए या 11 होनी चाहिए, तो इस सूरत में वो जजेस जो कि खतूत लिखने वाले हैं, वो जजेस जो 26वीं आईनी तरमीम पर सवालात उठाने वाले हैं, मिसाल के तौर पे मंसूर शाह साहब कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम पे फुल कोर्ट बना दें, मुनीब अख्तर साहब भी कहते हैं, आयशा मलिक साहबा भी कहती हैं, अथर मिल्ला साहब भी कहते हैं। ये जितने जजेस हैं उनके खतूत से या उनके इस डिमांड से कि 26वीं आईनी तरमीम के केस के ऊपर फुल कोर्ट बनाया जाए, उससे ये बात, इस बात की निशानदेही या अक्कासी होती है कि वो 26वीं आईनी तरमीम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो जब 27वीं आईनी तरमीम के जरिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाएगी, तो हुकूमत ने इस तरमीमी मसवदे में एक आर्टिकल 206 सबक्लास 2 के अंदर एक बड़ी तब्दीली की है। वो तब्दीली ये है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज, जिसे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जज लगाया जाएगा, उसकी जब रिकमेंडेशन हो जाएगी आईनी अदालत में जज के तौर पे और वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जज बनने से इनकार करेगा, तो फिर वो अपनी अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जज नहीं रहेगा। आसान अल्फाज में अगर मैं इस मामले को, इस नुक्ते को बयान करूं, कल को अगर 7 से जो तादाद है आईनी अदालत की बढ़ा के 11 कर दी जाती है सदर की तरफ से और नए जज अपॉइंट करने की बारी आती है, तो मंसूर शाह साहब का नाम अगर फ्लोट होता है, मंसूर शाह साहब का नाम अगर जुडिशल कमीशन से मंजूर हो जाता है कि वो आईनी अदालत के जज उनको बनाया जा रहा है, सदर पाकिस्तान इसकी मंजूरी दें और मंसूर शाह साहब ने वहां पे जाके सीनियर प्यूनी जज की तौर पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो वो सीनियर प्यूनी जज हैं,
تو وہاں پہ جا کے آئینی عدالت میں وہ جونیئر جج لگیں گے، 7 جج پہلے لگ چکے ہوں گے، ان سے نیچے ان کی سینیورٹی 8ویں نمبر پہ آئے گی. تو منصور علی شاہ صاحب نے اگر آئینی عدالت کا جج بننے سے انکار کیا تو وہ سپریم کورٹ کے جج بھی نہیں رہیں گے، وہ ریٹائر تصور ہوں گے. لیکن دیکھتے ہیں اب حکومت جو ہے وہ مصر ہے، پر اعتماد ہے، پر عزم ہے کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم تو ہم منظور کروا لیں گے، بلکہ فیصل واڑا صاحب جو کہ حکومت کے سینیٹر اور ارکان کے ووٹوں کے ساتھ سینٹ کے رکن بنے ہیں، انہوں نے تو انتہا یہ دے دیا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم تو منظور ہو چکی، اب 28ویں آئینی ترمیم کی تیاری کی جائے. تو 28ویں آئینی ترمیم میں کیا ہوگا ابھی کوئی نہیں جانتا. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.